Hey everyone, welcome back to the Layman Way and welcome to this new video जहाँ पे हम यूपीएससी की स्ट्रैटेजी को डिकोड कर रहे हैं, राइट। और पिछले कुछ वीडियोस में हमने देखा था कि यूपीएससी का सिलेबस हमने डिकोड किया था, हमने रिसोर्सेज देखे थे कि कहाँ कहाँ से हमको क्या क्या पढ़ना है ना। वही रिसोर्सेज हमको फॉलो करने हैं और उसी को बार बार रिवाइज करना है। और इसके अलावा मैं ऑलरेडी ये बता चुका हूँ कि एसए के लिए आपको कैसे प्रिपेयर करना है ना, एसए कैसे करना है। और एसए का हमने पूरा चीज़ डिकोड किया था कि एसए का इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, मेन बॉडी कैसी होनी चाहिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होने चाहिए एसए में, है ना, कंक्लूजन, वे फॉरवर्ड कैसे लिखना है एसए में, करेक्ट, और क्या क्या चीज़ें आपको अच्छा एसए लिखने में ध्यान रखनी है ताकि आपके एसए में अच्छे मार्क्स आए। तो ये सब हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, आप पिछले वीडियोस जाके इसी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि हम एक एक करके डिकोड कर रहे हैं, तो ऐसे हमने देख लिया। अब हम बात करेंगे GS1 के बारे में, करेक्ट। तो जो आज का टॉपिक है दैट इज कि भाई ये GS1 को प्रिपेयर कैसे करना है और उसमें आंसर राइटिंग कैसे करनी है। हमने ऑलरेडी ऐसे देख लिया था, है ना, तो वो जाके आप पीछे वाले वीडियोस में देख सकते हो। हमने ऑलरेडी प्रीलिम्स के लिए डिस्कस कर लिया है, अब हम मेंस के पार्ट को देख रहे हैं। अब मेंस में हम एक एक करके एक एक पार्ट को मेंस के डिकोड कर रहे हैं कि भाई ऐसे कैसे करना है। अब इसके बाद GS1 आएगा, GS2, 3, 4 को कैसे करना है वो सब हम देखेंगे, है ना। तो आज का टॉपिक है GS पेपर 1। तो जनरल स्टडीज़ का जो पेपर 1 है उसका अगर आप सिलेबस उठा के देखोगे, जो कि हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है ना, तो उसमें बेसिकली आपको दिखेगा कि कुछ मेजर टॉपिक्स का सिलेबस उसमें दिया हुआ है। और वो मेजर टॉपिक्स क्या क्या हैं? वो मेजर टॉपिक्स हैं जियोग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री जिसमें वर्ल्ड हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया आता है, और फिर इंडियन सोसाइटी जैसा पार्ट है। तो ये बेसिकली 4 ब्रॉड टॉपिक्स में पूरा GS1 का सिलेबस डिवाइडेड है, करेक्ट। ये सिलेबस हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया पहले, और एक एक पार्ट हमने डिस्कस किया है, और एक एक पार्ट कहाँ से पढ़ना है वो भी हमने डिस्कस किया है, तो वो आप जाके पिछले वीडियोस में देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि GS1 के पास आपके पास रिसोर्सेज तो आ गए, बट उन रिसोर्सेज को यूज़ करके आपको एक्चुअली में प्रिपरेशन कैसे करनी है, आपको आंसर राइटिंग कैसे करनी है GS पेपर 1 के लिए, करेक्ट। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी से, है ना। तो 4 टॉपिक्स में डिवाइड किया है, चारों टॉपिक एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला आता है पार्ट ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी मैंने आपको बताया था आपको एनसीईआरटीज पढ़नी है, वो जो 4 एनसीईआरटी हैं 11th 12th की, वो 4 आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, और उससे आपको क्या बनाना है, नोट्स बनाने हैं ना। तो ये ध्यान रखना, नोट्स बनाना जरूरी है ज्योग्राफी में, है ना। और जब आप नोट्स बना रहे हो तो इसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको आप देख के बनाना नोट्स। मतलब क्या मतलब है कि सबसे पहले जो पूरा मेंस का जो हम प्रिपरेशन रखेंगे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए करेंगे, है ना। ये मैंने आपको बताया था कि PYQ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ अ गोल्ड माइन फॉर अस। तो PYQ आप साथ में रखिए। आप पहले जब ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो आप देखो कि किस टाइप के क्वेश्चन यूपीएससी पूछ रहा है ज्योग्राफी में, है ना। तो ज्योग्राफी में किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है और उसको हमको कैसे टैकल करना है वो अभी मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखो तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस रहते हैं ना। कुछ ऐसे आपको बहुत ज़्यादा हाई-फाई क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, है ना। अर्थक्वेक के बारे में पूछा जाएगा, वॉल्केनोज, ये सब फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें ऑलरेडी एनसीईआरटीज़ वगैरह में दी हुई हैं, है ना। तो कंटेंट आपके पास है, इसमें प्रॉपर कंटेंट आपके पास है। स्कोरिंग पोर्शन है, ज्योग्राफी अगर आप करते हो अच्छे से तो आपका स्कोर GS पेपर 1 में काफ़ी बढ़ जाता है ना। अब GS पेपर 1 में लिखेंगे तो सब वही चीज़ है ना, बट आपको ज़्यादा मार्क्स कोई एग्जामिनर क्यों देगा? क्योंकि आप कुछ अलग करोगे उसमें। क्या अलग करोगे? देखो, ज्योग्राफी ऐसी चीज़ है जिसमें आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं क्या करने के लिए, अपने आंसर को एनरिच करने के लिए, है ना। तो अब अपने आंसर को आप इलस्ट्रेट या एनरिच कैसे करोगे? मैप्स यूज़ करके, है ना। ये आपको करना है प्रैक्टिस, ये मैं ऐसे हवा में नहीं बोल रहा हूँ, ये करना है। मैप्स को प्रैक्टिस करना है, डायग्राम जितने बना सकते हो, है ना, ताकि आपका कंटेंट रिड्यूस हो जाए, है ना। वो मतलब कंटेंट लिखने वाला कंटेंट रिड्यूस हो जाए, वो आपको करना है। मैप्स हो गए, डायग्राम्स हो गए, या कोई पिक्चर हो गई जो आप बना सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट है, तो आप ऐसे बना दो कि भाई ऐसे ये प्लेट है, ये यहाँ से मूव कर रही है, ऐसे करके बना दिया आपने टेक्टोनिक प्लेट, है ना। सी फ्लोर स्प्रेडिंग की थ्योरी है, तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग की अगर आप थ्योरी समझा रहे हो तो आप दिखा दो कि भाई ये अगर ओशनिक प्लेट है, यहाँ पे कॉन्टिनेंटल प्लेट है ना, तो यहाँ से इधर ऐसे स्प्रेड होता है, तो दैट इज कॉल्ड सी फ्लोर स्प्रेडिंग, है ना। तो इस टाइप से आप डायग्राम बनाओ अपने आंसर्स में, ये आपके आंसर्स को एनरिच करेगा, वैल्यू ऐड करेगा, है ना। और मान लो किसी लोकेशन के बारे में क्वेश्चन है, कोई इंडस्ट्रियल लोकेशंस के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहे हैं ना, तो आप ये बताओ कि वो मैप में कहाँ है, इंडिया का मैप बनाओ। ये सब आपको चीज़ें प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी बिफोर हैंड। ऐसा मत सोचना कि डायरेक्ट जाके मेंस में हम इंडिया का मैप बना देंगे और
लोकेट कर लेंगे। तो मैप जो है इंडिया का वो आपको प्रैक्टिस करना है। यूट्यूब पे 100 वीडियो अवेलेबल हैं जहाँ पे आपका ये टाइप का वीडियो है कि भाई 20 सेकंड में हम कैसे बनाएं इंडिया का मैप, ये सब वीडियोस हैं। तो आप देखो जाके कि भाई मैप हमको कैसे बनाना है पूरा इंडिया का, है ना। और इंडिया का मैप अगर बनाना है, ठीक है, तो इंडिया का मैप बना के हमको कैसे वो करना है, ये तो मैंने ऐसे ही बना दिया, बट आप समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ। आपको इंडिया का मैप बनाना है वहाँ पे और वो लोकेशन को मार्क करना है। जैसे मान लो कॉपर बेल्ट के बारे में क्वेश्चन है, या फिर XYZ कोई भी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के बारे में क्वेश्चन है ना, न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में क्वेश्चन है। तो आप क्या करो, इंडिया का मैप बनाओ और वहाँ पे जितने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं इंडिया में वो सारे दिखा दो, है ना। तो जैसे नारोरा हो गया वो आप दिखा दोगे, है ना, काकरापारा हो गया, ताइगा हो गया, वो सब दिखा दोगे आप, है ना। कुंदम कुलम हो गया वो दिखा दोगे। इस टाइप से आपको चीज़ें करनी है, वहाँ पे दिखाना है। ये आपके आंसर्स में वैल्यू को ऐड करेगा कि हाँ भाई आपने एक देखो, एक तो अलग दिखाएगा आपके आंसर को, क्योंकि बहुत लोग नहीं बनाते हैं। तो जो लोग बना रहे हैं उनका आंसर ऑब्वियसली उनको एज मिलने वाला है, उनको ज़्यादा मार्क्स मिलने वाले हैं, है ना। तो आप जितना ज़्यादा अपने आंसर्स को इलस्ट्रेट करोगे मैप्स को यूज़ करके, डायग्राम्स को यूज़ करके, उतना आपको करना है। तो आप ये ऐसे एज अ थंब रूल बना लो कि जब आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हो ज्योग्राफी के लिए, तो आपको हर एक क्वेश्चन में एक डायग्राम बनाने का कोशिश करना है ना। ऐसे जरूरी नहीं कि ज़बरदस्ती घुसेड़ रहे हो कोई डायग्राम, बट हाँ एक डायग्राम बनाने का कोशिश करना है, क्योंकि जो फिजिकल फिनोमिना होते हैं, जो हमारे ज्योग्राफिकल फिनोमिनाज होते हैं, वो काफ़ी ईजिली डायग्राम्स के थ्रू डिपिक्ट किए जा सकते हैं ना। जैसे मैंने भी आपको बताया, सी फ्लोर स्प्रेडिंग हो गई, अर्थक्वेक हो गया, वॉल्केनोज हो गया। वॉल्केनो पे क्वेश्चन आया ऐसे बना दो, ऐसे वॉल्केनो, क्या दिक्कत है ना। वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स पे क्वेश्चन आया है, तो वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स को दिखाने के लिए आप बना सकते हो कि भाई ये सिल्क होता है और ये ऐसे ऐसे करके डाइक बनता है ना। ये सब आप दिखा सकते हो, लोकोलिथ, लापोलिथ, है ना, ये सब चीज़ें आप दिखा सकते हो, है ना। डोम टाइप का आप स्ट्रक्चर बना सकते हो। तो ये सब चीज़ें आप करोगे वहाँ पे, है ना, तभी आपको आंसर्स में एडिशनल जो है आपको वो मिलेगा, क्या बोलते हैं, एज मिलेगा, है ना। इंट्रूसिव एक्सक्लूसिव लैंडफॉर्म से क्वेश्चन है, तो आप वॉल्केनो बनाओ और उसमें दिखाओ कि भाई इंट्रूसिव क्या होता है, जो अंदर बन जाते हैं लैंडफॉर्म्स वो इंट्रूसिव होते हैं, जो बाहर बनते हैं उसको एक्सक्लूसिव बोलते हैं। तो बाहर बनाओ, लावा को बनाओ और उसको सॉलिडिफाई करके दिखाओ कि ये है एक्सक्लूसिव लैंडफॉर्म, है ना। इस टाइप से चीज़ें बनाओ, और ये चीज़ आपको पहले से ही प्रैक्टिस करनी है। ये वहाँ मेंस के पेपर में जाके प्रैक्टिस नहीं हो पाएगा, ये आपको पहले से ही, जब आप नोट्स बना रहे हो ज्योग्राफी के, तो आप इसी टाइप के नोट्स बनाओ और एक ऐसे एक क्या करो, एक फाइल बना लो जहाँ पे आप सिर्फ डायग्राम्स रखोगे, क्योंकि ये डायग्राम्स वाली जो चीज़ है ना, ये आपको हर एक चीज़ में बेनिफिट करेगी। अभी हम ज्योग्राफी की बात करें तो इसमें आपको बनाना है, आर्ट एंड कल्चर में भी बनाना है, हिस्ट्री में भी बनाना है। तो हर एक चीज़ में जहाँ जहाँ बन सकता है ना, वहाँ वहाँ आपको डायग्राम बनाना है। तो एक कॉपी बना लो जिसमें आप सिर्फ डायग्राम्स रखोगे सारे, और उसको प्रैक्टिस करते रहो, उन डायग्राम्स को, मैप्स को, वर्ड मैप हो गया, ये सब आपको बना के ये बनाना है और उसको प्रैक्टिस करना है ना। तभी आपको एक एज मिलेगा, तभी आपको ज़्यादा नंबर मिलेंगे अपने पेपर में। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो आपको क्या करना है, पॉइंटर्स हम देख लेते हैं। ठीक है, तो आपको ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होते हैं, आपको मैप्स और डायग्राम्स का यूज़ करना है ना। जितना ज़्यादा मैप्स और डायग्राम्स का यूज़ करोगे उतना ज़्यादा आपका आंसर इलस्ट्रेट होगा और अच्छा होगा, है ना। रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, ये हेल्प आपको इसलिए भी करेगा क्योंकि डायग्राम जब आप बनाते हो तो आपका लिखने वाला जो कंटेंट है वो कम हो जाता है, आपका टाइम भी बच जाता है ना। तो ये ध्यान रखना कि ऐसा नहीं है कि आप लिख भी रहे हो वो चीज़ और फिर बना भी रही हो, तो ये तो फिर डबल डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स हो गया। ये काम नहीं करना है। आप अगर कोई चीज़ डायग्राम में डिपिक्ट करो तो उसको लिखना नहीं है, बस शॉर्ट में इधर बता देना है। तो वैल्यू ऐड करने के लिए ये डायग्राम्स और मैप्स यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि आपको हैंडी लिस्ट ऑफ डायग्राम्स रखना है, मैप्स को पहले से ही बिफोर हैंड प्रिपेयर करके उसमें आपको रखना है। ठीक है, अब देखो, अब कभी कभार आप बोलोगे कि सर इतने सारे हम डायग्राम्स कैसे याद रखें, है ना। तो जरूरी नहीं कि आपको डायग्राम्स याद हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो रिन्यूएबल एनर्जी पे क्वेश्चन है ना। जैसे मान लो ये क्वेश्चन देख लो, नीचे वाला, ये मैंने खुद ही बनाया है, कोई यूपीएससी का क्वेश्चन नहीं, खुद ही बनाया मैंने, कि एग्जामिन द स्कोप ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इन मीटिंग इंडियाज एनर्जी नीड्स। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है कि रिन्यूएबल एनर्जी का कैसे हम रिन्यूएबल एनर्जी से कैसे इंडिया के एनर्जी नीड्स मीट हो सकते हैं, है ना। तो इसमें आप पहले कोई स्टार्ट करोगे, आप डेटा कोड करोगे कि भाई रिन्यूएबल एनर्जी से इतना इतना फ़ायदा हो सकता है, हम अगले 100 साल की डिमांड हम रिन्यूएबल एनर्जी से मीट कर सकते हैं, हमारा कार्बन फुटप्रिंट कम होगा इससे, है ना। फिर मेन बॉडी पे आप आगे लिखोगे, अपना पूरा आंसर एक्सप्लेन करोगे। तो मेन बॉडी में जब आप चीज़ें लिख रहे हो, है ना, तो आप उसमें एक इंडिया का मैप बना दो, है ना। इंडिया का मैप बना दो, उसमें बता दो कि भाई जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो कहाँ कहाँ है। जैसे मान लो ये राजस्थान जो है, यहाँ पे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी है ना। जो कोस्टल, जो जहाँ पे रिवर्स फ्लो करती हैं, वहाँ पे हाइड्रो एनर्जी हम यूटिलाइज कर सकते हैं, है ना। फिर न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में बताओ, न्यूक्लियर एनर्जी कहाँ कहाँ है, जहाँ थोराइट और यूरेनियम, थोराइट मोनाजाइट के जो क्या बोलते हैं एक्सट्रैक्शंस होते हैं, है ना, केरला के साइड, वहाँ आप बता दो। ठीक है, तो इस टाइप से आप एक रफ डायग्राम ड्रॉ कर दो। अब इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए चीज़, है ना। जैसे आप क्या कर सकते हो कि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप ऐसे कर सकते हो, मान लो आपको नहीं पता एग्जैक्ट वैल्यूज़ क्या है, तो आप क्या करो, हाई, लो और मीडियम, हाई, लो और मीडियम टाइप का कैटेगराइजेशन यूज़ कर दो। जैसे मान लो रेनफॉल है ना, या फिर क्रॉपिंग पैटर्न्स है, या फिर कुछ भी है,
मान लो रेनफॉल के बारे में, आपको कोई रेनफॉल के बारे में क्वेश्चन आ रहा है ना, तो आपको बताना है कि रेनफॉल कहाँ पे कितनी कितनी होती है ना, तो आपको नहीं पता कि भाई कहाँ कितनी होती है, तो आप कैटेगराइज तो कर ही सकते हो ना यार। जैसे मान लो रिन्यूएबल एनर्जी वाला ही क्वेश्चन था, है ना, तो आपने इंडिया का जो मैप बनाया यहाँ पे, है ना, इंडिया का जो मैप बनाया उसमें आपने ये लिखा कि भाई राजस्थान जो है ना, जो राजस्थान है वहाँ पे सोलर एनर्जी अच्छी है, तो यहाँ पे आप लिख दो कि ये वाला जो रीजन है यहाँ पे हाई पोटेंशियल है, किसका, सोलर एनर्जी का, है ना। हाई पोटेंशियल तो बहुत ही सब्जेक्टिव टर्म है ना, हाई। ऐसे ही आप लेस, मोर, मॉडरेट भी यूज़ कर सकते हो, है ना, यहाँ पे लेस है, यहाँ पे मोर है, यहाँ मॉडरेट है, इस टाइप से भी यूज़ कर सकते हो। तो आपको क्या बेसिकली डिपिक्ट करना है अपना डायग्राम, है ना, जरूरी नहीं है एग्जैक्ट एकदम वर्ड टू वर्ड एकदम रटा हुआ हो, ऐसा जरूरी नहीं है ना। तो जैसे मान लो ये एग्जाम्पल है कि रिन्यूएबल एनर्जी का कैसे यूटिलाइजेशन हो सकता है इंडिया की एनर्जी नीड्स को मीट करने के लिए, तो आप उसके लिए इस टाइप का डायग्राम यूज़ कर सकते हो। आप जब बता रहे हो कि हमको वे फॉरवर्ड बता रहे हो, इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए रिन्यूएबल एनर्जी का, तो आप इस टाइप से डायग्राम बना सकते हो, इंडिया का मैप बना सकते हो। ये मैप का प्रैक्टिस आपको खुद ही करना पड़ेगा, मैं यहाँ मैप बना के नहीं दिखाऊंगा, बट मैप का डायग्राम आपको खुद प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और फिर वहाँ पे आप मार्क कर सकते हो कि भाई जैसे राजस्थान में है काफ़ी पोटेंशियल, यहाँ पे हाई पोटेंशियल है, यहाँ इस स्टेट ने काफ़ी अच्छा इंप्लीमेंटेशन किया है सोलर एनर्जी का, गुजरात ने काफ़ी अच्छा इंप्लीमेंटेशन किया है ना। और फिर ऐसे इसमें डार्क कलर कर सकते हो, यहाँ पे ऐसे वो हैश लाइंस बना सकते हो, ये दिखाने के लिए कि भाई यहाँ पे थोड़ा कम है, यहाँ पे पोटेंशियल अच्छा है। इस टाइप से चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी आंसर एनरिच करने के लिए, क्योंकि देखो जो ये डायग्राम टाइप का डायग्राम बना देगा, है ना, उसको ऑब्वियसली ज़्यादा नंबर मिलने हैं जो सिंपल टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन लिख के आएगा, है ना। समझ में आ रहा है। तो हमारा मकसद क्या है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेने हैं किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में, तभी हम एक टॉपर वाली कैटेगरी में आ पाएंगे। यहाँ पे हमारा मकसद ये है कि आपको टॉप 10 के अंदर रैंक लाना, है ना। सिलेक्शन होना अलग बात है, बट टॉप 10 में आना अलग बात है ना। तो आपको टॉप 10 में आने के लिए ये सब करना पड़ेगा, कुछ एडिशनल करना पड़ेगा जो बाकी 900 कैंडिडेट या 1000 कैंडिडेट नहीं कर रहे हैं, वो आपको करना पड़ेगा, है ना। तो यही चीज़ें हैं जो आप करोगे, आप अपने आंसर्स को ब्यूटीफुली प्रेजेंट कर सकते हो, एनरिच कर सकते हो एग्जाम्पल से, फैक्ट से, डायग्राम्स यूज़ करके, मैप्स यूज़ करके, है ना, तभी आपको ज़्यादा नंबर मिलेंगे। समझ में आ रहा है। अब इसमें आपको हर एक ज्योग्राफी के जितने भी आपको क्वेश्चंस आएंगे उनको आपको एग्जाम्पल से सपोर्ट करना है ना। तो आपको एग्जाम्पल्स देने हैं हर चीज़ के। जहाँ मान लो रिन्यूएबल एनर्जी का जैसे क्वेश्चन था पीछे हमने देखा, तो इसमें आपको एग्जाम्पल्स देने पड़ेंगे कि कौन सा स्टेट है जिसने अच्छा इंप्लीमेंटेशन किया। ये आपको कहाँ से पता चलेगा, ये आपको न्यूज़ वगैरह जब आप फॉलो करते हो, है ना, तो रेगुलर न्यूज़ में आने लगते हैं। आजकल तो बहुत चल रहा है, कार्बन फुटप्रिंट पे काफ़ी चीज़ें चल रही हैं, है ना। तो आपको गूगल भी करना है, अगर मान लो नहीं भी आया तो आपको गूगल थोड़ा बहुत करके इसका डेटा प्रिपेयर करना है कि भाई कौन कौन से स्टेट्स हैं जो अच्छा इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी पे, क्योंकि ये हॉट टॉपिक है ना। और हॉट टॉपिक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, इन्वायरमेंट हो गया, इकोलॉजी हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी हो गई, ये सब चीज़ें हॉट टॉपिक्स में है। तो ये सब आपको थोड़ा डेटा आपके पास प्रिपेयर होना चाहिए, कुछ कंटेंट, कुछ वैल्यू एडिशन मटेरियल आपके पास होना चाहिए हर एक चीज़ के लिए, है ना। तो इसमें आपको ये बताना है कि भाई यहाँ अच्छा इंप्लीमेंटेशन हुआ है इसने। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये केस स्टडी मेंशन कर सकते हो कि भाई राजस्थान ने जो है इतना इंप्लीमेंटेशन, जब से इंप्लीमेंटेशन किया तो उसके 5 सालों में उनका एनर्जी नीड जितना मीट हुआ और कार्बन फुटप्रिंट इतना रिड्यूस हुआ, है ना। तो ये चीज़ आप मेंशन कर सकते हो। तो ये जब आप एग्जांपल्स दोगे डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के जिन्होंने इंप्लीमेंट किया है ना, तो ये आपके वैल्यूज़ में आंसर एडिशन, मतलब सॉरी आंसर्स में वैल्यू एडिशन का काम करेगा, ठीक है। तो मान लो न्यूक्लियर पावर के ऊपर अगर कोई क्वेश्चन है ना, तो आपने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को लोकेट कर दिया मैप पे, तो ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। ह्यूमन ज्योग्राफी के जो क्वेश्चंस होते हैं, है ना, मान लो आपको पॉपुलेशन के ऊपर कोई क्वेश्चन है कि भाई हम पॉपुलेशन कैसे कंट्रोल करें, तो आप पॉपुलेशन डेंसिटी का एक मैप ड्रॉ कर सकते हो कि भाई यूपी में बहुत ज़्यादा है ना, बिहार में है, बंगाल में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है ना, यहाँ से माइग्रेशन हो रहा है महाराष्ट्र की तरफ। तो ये सब चीज़ें आप कैसे शो करोगे, मैप के थ्रू, है ना। लिखने से देखो एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होगा कि आपका एक एक लाइन बैठ के पढ़ेगा, है ना। तो जो आप नहीं लिख पा रहे हो वो आप डायग्राम के थ्रू बता दो उसको, है ना, तो उसको दिख जाएगा, उसको मज़ा भी आएगा आपका आंसर पढ़ने में, है ना। तो आप सोचो कि एक ऐसा आंसर है जिसमें सिर्फ कंटेक्चुअल इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है और एक ऐसा आंसर है जिसमें थोड़े डायग्राम वायग्राम भी बने हैं, तो कौन सा ज़्यादा अपीलिंग होगा। ऑब्वियसली जिसमें ज़्यादा डायग्राम्स बने वो वाला ज़्यादा अपीलिंग होगा, है ना। तो हमारा मकसद ये है कि हम एग्जामिनर को एंटरटेन भी करें, एंटरटेन नॉट इन द सेंस कि आप गाने लिख रहे हो, बट हाँ मतलब उसको मज़ा आना चाहिए आपका आंसर पढ़ने में, और वो इंगेज रहे आपके आंसर्स में, वो पढ़े एक्चुअली आपका आंसर, है ना। तो एक ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन होना चाहिए आंसर का, और उसके लिए आप क्या कर सकते हो, एक अच्छा सा स्ट्रक्चर फॉलो कर सकते हो आंसर राइटिंग का, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। और इसके साथ साथ आप ये डायग्राम्स वगैरह, मैप्स वगैरह यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो अपने आंसर्स को, और दूसरा पॉइंट क्या है, ये तो हमने बात कर ली कि डायग्राम्स कैसे यूज़ करने हैं, मैप्स कैसे यूज़ करने हैं। इसके बाद आप अपने आंसर्स को मल्टी डायमेंशनल बनाइए। जैसे ज्योग्राफी में भी आप अगर बात कर रहे हो, मान लो रिवर्स के ऊपर क्वेश्चन है ना, तो आप एक दो लाइन इस बारे में भी ऐड कर दो कि भाई रिवर्स से क्या इम्पैक्ट होता है क्रॉपिंग पैटर्न पे, या फिर वहाँ की लोकल लाइफ कैसे इम्पैक्ट होती है
है ना, कैसे डिपेंडेंट रहती है, लोकल लाइफ कैसे इम्पैक्ट होती है उससे, है ना। इन सब चीज़ों का अगर आप 1-2 लाइन लिख दोगे, ज़्यादा नहीं लिखना, 1-2 लाइन लिख दोगे तो आपका जो आंसर है वो दूसरों से अलग हो जाएगा, है ना, थोड़ा मल्टी डायमेंशनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। पॉलिटिकल लाइफ कैसे इम्पैक्ट होती है, बस 1-2 लाइन लिखना है, ऐसा नहीं कि आप चिट्ठा लिख रहे हो पूरा पैराग्राफ, बट हाँ 1-2 लाइन मेंशन आप कर सकते हो इस बारे में, ठीक है। और ऑब्वियसली जो ये टॉपिक है ये इसमें आपको डायनेमिक पार्ट ऐड करना है। डायनेमिक पार्ट ऐड करने का मतलब ये है कि जो करंट अफेयर्स न्यूज़ में है ना, उसको आपको रिलेट करते करते अपना आंसर लिखना है। मतलब कोई मान लो ऐसा इवेंट है जो न्यूज़ में था, है ना, रिन्यूएबल एनर्जी से कोई रिलेटेड इवेंट है जो न्यूज़ में था, तो वो आप वहाँ अपने आंसर में मेंशन कर सकते हो, है ना। इससे क्या होगा कि आपका आंसर थोड़ा एक ब्रॉड आंसर बनेगा जो कि रेलिवेंट होगा आज के प्रेजेंट कंटेक्स्ट में भी। और आपका एक डायनेमिक पार्ट जब ऐड होता है तो रीडर को लगता है कि आप सिर्फ रट्टाफिकेशन करके नहीं आए हो, आप एक्चुअली में रिलेट करते हो चीज़ों को, है ना। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है ना। तो आपको टॉपिक को कनेक्ट करना है करंट अफेयर्स के साथ, है ना। कोई भी न्यूज़ इवेंट जो उस टॉपिक से रिलेटेड है वो आप अपने आंसर्स में ज़रूर कोट करिए, है ना। तो जो भी मेरा सजेशन ये है कि जितने भी हॉट टॉपिक्स हैं जो आजकल चल रहे हैं उनके बारे में आपके पास एक 250 वर्ड का जो पैराग्राफ है डेटा के साथ वो प्रिपेयर्ड होना चाहिए, ताकि आप वो पर्टिकुलर चीज़ अपने मेंस के आंसर्स में यूज़ कर सको, ठीक है। समझ में आ गया। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और आर्ट एंड कल्चर के बारे में बात करते हैं। तो ये जो आर्ट एंड कल्चर है इसके रिसोर्सेज के बारे में हमने ऑलरेडी बात किया होता। अब ये इसका जो कंसेप्ट है ये कैसे करना है, ये एक ही चीज़ है इसमें कि आप रिवाइज़ करो, जितना आप रिवाइज़ कर सकते हो उतना अच्छा है। इसके साथ साथ जब आप ये पूरा पढ़ रहे हो और इसको रिवाइज़ कर रहे हो, इसके साथ साथ आपको डायग्राम्स भी प्रैक्टिस करने हैं आर्ट एंड कल्चर के, जो आपको पहले से ही कॉपी में बना के रखना है। जैसे टेम्पल आर्किटेक्चर है तो टेम्पल आर्किटेक्चर के आपके सारे डायग्राम्स ऑलरेडी जो है प्रिपेयर्ड होने चाहिए, है ना। जो टेम्पल आर्किटेक्चर जैसे द्रविड़ा आर्किटेक्चर है, नगारा आर्किटेक्चर है ना, द्रविड़ा हो गया, नगारा हो गया, वेसारा स्टाइल हो गया, ये सब आपके डायग्राम्स ऑलरेडी प्रिपेयर होने चाहिए। और इतनी प्रैक्टिस आपकी इन डायग्राम्स की होनी चाहिए कि आप वहाँ जाके बस आप उसको रिप्रोड्यूस कर रहे हो, है ना। इतनी प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए इन डायग्राम्स की। तो ये जब आप डायग्राम्स ऐड करोगे अपने आर्ट एंड कल्चर के आंसर्स में, है ना, तो बहुत ज़्यादा वैल्यू एडिशन होता है आपके आंसर्स में, ठीक है। इसके साथ जब आप आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस को लिख रहे हो तो आपको उसको एनालाइज भी करना है। मतलब एक एनालिटिकल वे से आपको इन आंसर्स को लिखना है ना। अब कैसे करोगे इस चीज़ को कि भाई देखो, अब आपको हर एक टॉपिक का यही है कि आपको मल्टी डायमेंशनल जो है वो आंसर को अपना बनाना है, आपको सारे क्वेश्चंस को मल्टी डायमेंशनल बनाना है, ठीक है। तो आप कैसे बनाओगे मल्टी डायमेंशनल, तो जब भी आपके आर्ट फॉर्म्स पढ़ रहे हो, है ना, तो उस आर्ट फॉर्म का इफेक्ट क्या था पॉलिटिकल लाइफ पे, सोशल लाइफ पे, इकोनॉमिक लाइफ पे, उस टाइम जो ये आर्ट फॉर्म है वो पर्टिकुलर उस टाइम के सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस को, क्या सिग्निफिकेंस को दर्शाता है, ये सब आप चीज़ें लिखोगे, है ना। ये सब तो जब भी आप आर्ट के फॉर्म्स पढ़ रहे हो, जैसे आपने मान लो किसी टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ा, किसी पर्टिकुलर बीसी के, या फिर आपने कोई पपेट के बारे में पढ़ा, या स्ट्रिंग के पपेट एंड स्ट्रिंग्स के बारे में पढ़ा, या फिर आपने फॉर एग्जांपल कोई भी XYZ चीज़ पढ़ी आर्ट एंड कल्चर के बारे में जो पुरानी है, तो आप ये सोचो, ये अपने खुद से सोचो कि वो पर्टिकुलर आर्ट फॉर्म उस टाइम पे क्यों आया होगा और ये हमें उस टाइम के बारे में क्या दर्शाता है। तो पर्टिकुलर कोई अगर आर्ट फॉर्म है वो हमको उस पर्टिकुलर टाइम के बारे में क्या बताता है, वहाँ की सोशल लाइफ के बारे में क्या बताता है। जैसे हमने जब पहले भीमबेटका वगैरह जो केव्स हैं उसमें आपको दिखेगा कि स्टिक टाइप के स्ट्रक्चर्स हैं केव पेंटिंग्स में, है ना। तो वहाँ पे हम देखते हैं ना, हम पढ़ते हैं कि भाई वहाँ पे हंटिंग के सीन्स हैं, है ना। तो हमको पता चलता है कि वहाँ पे लोग अपने फूड नीड्स को करने के लिए हंट करते थे, है ना। वहाँ पे आपको दिखेगा, है ना। और फिर अपने लेजर टाइम में वो पेंटिंग करते थे, है ना। तो ये सब चीज़ें आपको ये सब देख के पता चल रही है ना। ऐसे ही इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो मॉन्यूमेंट्स हैं उससे आपको ये पता चलता है कि भाई उस टाइम ऑर्नामेंट्स पहनते थे लोग, है ना। तो क्योंकि ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं, स्कल्पचर्स हैं जो एक्सकवेट किए गए हैं, जहाँ पे उनका फैशन सेंस अच्छा था, फैशन में बिलीव करते थे, है ना, इस टाइप से चीज़ें थी। तो ये सब चीज़ें आपको वो उस टाइम के बारे में बताता है। तो ये आपको खुद से करना है और ये डायमेंशंस आपको अपने आंसर्स में ऐड करने हैं आर्ट एंड कल्चर के। समझ में आ रहा है। तो मल्टी डायमेंशनल आपको आंसर बनाना है आर्ट एंड कल्चर में। जितना रिवाइज़ करोगे उतना अच्छा है, जितना मेमोराइज़ करोगे उतना अच्छा है, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर ऐसा टॉपिक है कि आपको मतलब इसमें कुछ समझने वाला नहीं है। ऑब्वियसली सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल जो सिग्निफिकेंसेस हैं वो समझने वाले हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे आपको लिखना है ना। आपको वहाँ पे मेंस में जाके लिखना है, तो लिखोगे तभी जब आपको याद रहेगा। तो याद रहने के लिए आपको बार बार रिवाइज़ करना पड़ेगा ये टॉपिक्स, है ना। तो आपको डायमेंशंस ऐड करने और रिवाइज़ करना है, जितना रिवाइज़ करो उतना अच्छा है ना। तो
हर एक इसमें देखो, और एग्जाम्पल्स आपको कोट करने हैं, जैसे मैंने पीछे बताया कि ज्योग्राफी में आपको एग्जाम्पल्स कोट करने हैं, आपको आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, सब में एग्जाम्पल्स कोट करने हैं, है ना। एग्जाम्पल्स कोट करोगे तो रेलेवेंस बढ़ता है आपके आंसर का, प्लस आपको एज मिलता है बाकी सबसे, है ना। तो एग्जाम्पल्स आपको कोट करने की, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई पर्टिकुलर आर्ट है, कोई पर्टिकुलर आर्ट के ऊपर क्वेश्चन है, तो आप ये बताओ कि वो पर्टिकुलर आर्ट कहाँ कहाँ अवेलेबल थी उस टाइम पे, कहाँ कहाँ कौन कौन से रीजन्स में थी, और मैं हो सके तो मैप बना दो एक कि भाई यहाँ यहाँ जो है इधर इधर थी, इधर इधर थी, इधर थी, इधर थी, इधर थी, है ना, इस टाइप से थी। इंडस सिविलाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन आए तो आप इंडस सिविलाइजेशन का बताओ कि भाई इतने पूरे एरिया में इंडस सिविलाइजेशन फैला हुआ था, हड़प्पन सिविलाइजेशन फैला हुआ था, है ना। तो ये सब चीज़ें आपको बतानी पड़ेंगी, है ना, तभी आपको एज मिलेंगे आंसर्स में, ठीक है। और ये कोई बहुत हाई फाई चीज़ नहीं है। अभी आपको लग रहा है कि भाई मैप कैसे बनाएंगे, 20 सेकंड में मैप बन जाता है, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा, है ना, इतना टाइम है। तो आपको एग्जाम्पल्स लिखने हैं पर्टिकुलर आर्ट में, आर्ट के, कि वो आर्ट पर्टिकुलर आर्ट कहाँ कहाँ प्रैक्टिस होती थी, है ना, होती है, मतलब अभी भी होती है या होती थी, वो आपको सारे एग्जाम्पल्स कोट करने हैं। तो हर एक हेडिंग जो आप सब हेडिंग लिखोगे, अभी मैं आपको आंसर राइटिंग का जो ब्लूप्रिंट है वो भी बताऊंगा, तो उसमें हर एक हेडिंग के अंदर, हर एक हेडिंग के अंदर एक एग्जाम्पल तो एटलीस्ट होना चाहिए, है ना, उस पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड, उस पर्टिकुलर पैराग्राफ से रिलेटेड, ठीक है। तो जो भी इसके अलावा जो भी टेम्पल आर्किटेक्चर पे क्वेश्चंस हैं, है ना, वो उसमें आपको डायग्राम्स बनाने पड़ेंगे, है ना, जैसे नगारा हो गया, द्रविदा हो गया, विसारा हो गया, इन सब के आपको डायग्राम्स बनाने पड़ेंगे। तो इससे आप क्या कर सकते हो कि उस पर्टिकुलर आर्ट फॉर्म के बारे में पूरा आप डिपिक्ट कर दोगे कि ये आर्ट फॉर्म है ना। जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, ये जैसे मान लो फिगर आपने ऐसे बना दिया, कहाँ गया, हाँ, इस टाइप का फिगर आपने बना दिया द्रविडन आर्किटेक्चर का, कि भाई इस टाइप से टेम्पल आर्किटेक्चर है, आपने थोड़ा बहुत बना दिया, यहाँ पे आपने गर्भगृह बना दिया, शिखरा दिखा दिया, है ना, फिर आपने ये दिखा दिया, विमना दिखा दिया, स्टेप टाइप का स्ट्रक्चर रहता है, मंडपा दिखा दिया, है ना, तो गोपुरम दिखा दिया, जो गेटवेज होते थे वो दिखा दिए, है ना। तो इस टाइप से आप बता दोगे कि भाई ये द्रविड़ आर्किटेक्चर है, इस टाइप से है। अब आपने इसमें सारे फीचर्स इसमें मेंशन कर दिए, आपने गोपुरम मेंशन कर दिया, है ना, आपने ये मंडपा मेंशन कर दिया, आपने गर्भगृह मेंशन कर दिया, विमना बता दिया, शिखरा बता दिया, तो आपने ऑलरेडी टेम्पल आर्किटेक्चर में सब कुछ इस आर्ट फॉर्म के थ्रू आपने डिपिक्ट कर दिया। ये हार्डली आपको कितना टाइम लगेगा बनाने में, सेकंड्स में आप बना दोगे इसको, है ना, अगर आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किए हुए हो उसकी तो ही, है ना, नहीं किए हो तो फिर टाइम लगेगा, बट अगर किए हुए हो तो बहुत जल्दी आप बना सकते हो। तो आप मेरा कंसेप्ट समझिए कि मेरा कंसेप्ट क्या है ना। तो ये कंसेप्ट है, इस टाइप से आपको आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस को टैकल करना है ना। जो ब्लूप्रिंट बताऊंगा अभी मेंस का, उसके हिसाब से ही इन डायग्राम्स को आपको इनकलकेट करना है अपने मेंस के आंसर राइटिंग में, है ना। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है हिस्ट्री, जो तीसरा टॉपिक है दैट इज़ हिस्ट्री। तो हिस्ट्री भी बहुत ही स्ट्रेट और फॉरवर्ड टॉपिक है, ईजी टॉपिक है ना। तो इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री आता है, मॉडर्न हिस्ट्री है, इसके साथ साथ पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया है। तो इसमें आपको ROI के साथ काम करना है अपना। आपको पता है वर्ल्ड हिस्ट्री पे क्वेश्चंस कम आते हैं, पोस्ट इंडिपेंडेंस पे क्वेश्चन कम आते हैं, तो आप अपना ज़्यादा टाइम जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री पर डालो, है ना। जब आपको मन नहीं कर रहा पढ़ने का, तब जाके वर्ल्ड हिस्ट्री और पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया पढ़ो। और इसमें देखो बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है वर्ल्ड हिस्ट्री पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के लिए, इसके लिए बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आप कोचिंग के कंपाइलेशंस वगैरह हो गए या टॉपर के नोट्स हो गए, वो भी रेफर कर सकते हो, दैट इज़ मोर देन इनफ। आपको एक ब्रॉड आइडिया होना चाहिए वर्ल्ड हिस्ट्री का और पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया का, क्योंकि अगर मान लो 4 क्वेश्चन आ गए अगली बार, तो ऐसा नहीं होना चाहिए आप एकदम ब्लैंक हो, आप जीरो हो उसमें, है ना, कुछ लिख के आओ उसमें, है ना। तो देखो ये ईजी टॉपिक है, तो इसमें आप ये ध्यान रखना कि आप ये जो डेट्स वगैरह होती हैं, जो ईयर्स होते हैं, उसको क्रैम करने की कोशिश मत करना, क्योंकि ये कभी याद नहीं होगा। पहली बात, इतना सारा है, कभी याद नहीं होने वाला है कि कौन सी डेट को क्या हुआ था। तो डेट्स याद करने की इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि वो पर्टिकुलर इवेंट जब हुआ, है ना, उससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हुई जो सिग्निफिकेंट थी, उसके कॉजेज़ क्या थे, उस पर्टिकुलर इवेंट के क्यों हुआ, उसका सिग्निफिकेंस क्या था, उससे क्या पर्टिकुलर फ्यूचर पे इम्पैक्ट आया, उससे कैसे आपकी हिस्ट्री शेप हुई, उससे क्या सोशल इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस था उस पर्टिकुलर चीज़ का, है ना, क्या थिंकिंग थी उस टाइम उस इवेंट के होने की। ये सब चीज़ें आपको एनालाइज करनी है पूरा उस पर्टिकुलर इवेंट से। चंपारण सत्याग्रह के ऊपर अगर क्वेश्चन आ रहा है तो उस पर्टिकुलर चीज़ वो क्यों हुई, कैसे हुई, है ना, उसके क्या कॉजेज़ थे, उससे नेशनलिज्म पे, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल पे क्या इम्पैक्ट आया, ये सब चीज़ें आपको एनालाइज करनी है और लिखनी है। उसमें डेट याद नहीं करनी कि भाई ये इस टाइम हुआ या उस टाइम हुआ, है ना, डेट याद नहीं करनी है, करेक्ट। आपको बस ये बताना है कि भाई इवेंट क्या था, है ना, और इवेंट का सिग्निफिकेंस क्या है, कॉजेज़ क्या थे, कॉन्सिक्वेंस क्या हुए, उन्होंने फ्यूचर ईयर्स को कैसे शेप किया, है ना। आप हर एक चीज़ को सपोर्ट करने के लिए एग्जाम्पल दोगे उसके कि भाई कॉज क्या था इस चीज़ का, क्यों मैं बोल रहा हूँ कि ये इसका कॉज था, उसके लिए एग्जाम्पल दो, उसका सिग्निफिकेंस क्या था, उसने फ्यूचर को कैसे इम्पैक्ट किया, हर एक चीज़ का एक एग्जाम्पल होना चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया। इसमें भी आपको मैप्स बनाने हैं, है ना, आपको मैप्स बनाने हैं हर जगह की। भाई मान लो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुई थी अहमदाबाद में, लेट्स से, तो आप बना दो एक छोटा सा मैप, आप बता दो कि भाई यहाँ हुई थी गुजरात में, अहमदाबाद यहाँ शहर है, यहाँ पे हुई थी,
है ना। जस्ट फॉर एन एग्जांपल बता रहा हूँ, है ना। जैसे मान लो वर्ल्ड हिस्ट्री में डीकोलोनाइजेशन पे क्वेश्चन आता है ना, तो आप डीकोलोनाइजेशन का थोड़ा मैप बना दो। कैसे बनाओगे डीकोलोनाइजेशन का मैप? इस टाइप से। देखो ये मैंने टॉपर के आंसर कॉपी से ही उठाया है ना, तो मेरा कुछ भी नहीं है इसमें, ये सारे टॉपर्स के ही नोट्स हैं जिससे मैंने ये सब उठाया है, उनका ही एनालाइज करके मैं आपको ये सब चीज़ें बता रहा हूँ कि भाई वो लोग ऐसे करते हैं, तो टॉपर्स अपने आंसर्स को अलग ऐसे बनाते हैं, है ना। तो जैसे डीकोलोनाइजेशन का मैप है ना, तो इस टाइप से आप ये वर्ल्ड हिस्ट्री का भी मैप आप यूट्यूब पे गूगल करोगे कि भाई वर्ल्ड हिस्ट्री का मैप हमको कैसे बनाना है, आराम से आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, है ना। तो अब ये चीज़ जो है ये आपको पूरा बनाना है वर्ल्ड हिस्ट्री का इस टाइप से, और फिर आपको दिखा देना है डीकोलोनाइजेशन कैसे कैसे हुआ, बर्थ कैसे हुआ नए नेशंस का, है ना। जैसे यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान हो गया, यहाँ चाइना हो गया, यहाँ यूएसएसआर है ना, यहाँ पे फिर नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया आया, इंडोनेशिया सिंगापुर मलेशिया आया, इधर से केन्या साउथ अफ्रीका जिम्बाब्वे अंगोला आया, है ना। तो इस टाइप से चीज़ें आपको दिखानी है चीज़ें। ये जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ोगे तो ज़्यादा सेंस बनेगा इन सब चीज़ों का। अभी हो सकता है आपके ऊपर से निकल रहा हो, बट जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ोगे तो ज़्यादा बेटर सेंस बनाएगा ये इस चीज़ों का, ठीक है। समझ में आ गया क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इस टाइप से चीज़ें आपको करनी है ना। उसके बाद इसके बाद अलग टॉपिक आता है, दैट इज़ इंडियन सोसाइटी। तो इंडियन सोसाइटी के लिए मैं ऑलरेडी रिसोर्सेज बता चुका हूँ आपको, है ना। मोस्टली इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो करंट अफेयर्स बेस्ड होते हैं, तो ऑब्वियसली आपको करंट अफेयर से इसको रिलेट करके ही पढ़ना है ना। तो इंडियन सोसाइटी का सबसे अच्छा पार्ट ये है कि आप सोशियोलॉजी की जो 11th-12th की बुक्स हैं उसको एक बार पढ़ लीजिए। उसमें जो बेसिक टर्म्स हैं सोशियोलॉजी के, उसके डेफिनेशंस आप रेडी रखिए पहले से, और एकदम आपको रटे होने चाहिए वो सारे डेफिनेशंस। ग्लोबलाइजेशन हो गया, कम्युनलिज्म हो गया, सेक्युलरिज्म हो गया, रीजनलिज्म हो गया, ये सब के जो डेफिनेशंस हैं प्रॉपर 2-3 लाइन के, वो आपको याद होने चाहिए, ताकि आप जो अपना आंसर है वो इससे स्टार्ट कर सको, ठीक है। तो आपको कभी भी इंडियन सोसाइटी में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं। अगर आपको कोई स्टार्ट करना है क्वेश्चन, तो आप उसको डिफाइन कर दो, जो भी टर्म दिया हुआ है क्वेश्चन में उसको आप डिफाइन कर दो 2-3 लाइन में, तो आपका जो इंट्रो तो हो ही गया वहाँ पे, है ना। तो आप बस ये कर सकते हो। उसके बाद आप कोचिंग या कंपाइलेशन पढ़ोगे तो आपके सोसाइटी के नोट्स ऑलरेडी प्रिपेयर हो जाएंगे, है ना। करंट अफेयर्स में जो टॉपिक्स आ रहे हैं उनको आप साथ साथ लिखते रहो उसमें साइड। तो इसका देखो, जब भी आप नोट्स बना रहे हो ना, जैसे आप किसी भी चीज़ के नोट्स बना रहे हो, तो आप क्या करो कि जो यूपीएससी की बुकलेट आती है, जो हमारे वेबसाइट पे पड़ी है, फ्री मटेरियल में जाओगे, तो फ्री मटेरियल में जाके वहाँ पे हमारे OMR और जो शीट्स होती हैं ना, वहाँ पे जाके वो कॉपी पढ़िए जहाँ जिसमें आप मेंस आंसर राइटिंग लिखते हो। तो वो रूल्ड शीट है, मतलब इस टाइप की शीट है जैसे आप मेंस में आंसर लिखते हो ना, उस टाइप की शीट है। तो वहाँ पे आप क्या करो, उसी में ही नोट्स बनाओ, उसको प्रिंट कराओ बाहर से, उसी में ही अपने सारे ज्योग्राफी हिस्ट्री जो भी है उसके नोट्स बनाओ। एक इससे 2 फ़ायदे होंगे। एक तो आपको एक्चुअली में मेंस की आंसर कॉपी में लिखना कैसे वो याद आ जाए, वो एकदम प्रैक्टिस होता रहेगा साथ ही साथ। उसके बाद इसमें जो ये साइड में स्पेस होता है ना, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि करंट अफेयर्स में कोई टॉपिक आया उसको आपको ऐड करना है, तो फिर आप यहाँ पे करंट अफेयर्स का टॉपिक भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। या फिर एक और चीज़ कर सकते हो कि यहाँ पे थोड़ा और स्पेस छोड़ सकते हो करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसको डालने के लिए। समझ में आ गया? इससे बहुत फ़ायदा होगा आपका। प्रैक्टिस करो, बहुत अच्छा चीज़ है ये, है ना। तो ये आपको करना है। जो रूल शीट है उसको जाओ, फ्री मटेरियल में जाओ, उसको डाउनलोड करो और प्रिंट करवाओ, और अपने सारे नोट्स उसी पे बनाओ, है ना। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये आपको चीज़ें करनी है, करंट अफेयर से रिलेट करना है आपको इन चीज़ों को, है ना। जितने भी हॉट टॉपिक्स न्यूज़ में है सोसाइटी से रिलेटेड, मेजर इशू से रिलेटेड, उनके बारे में आपको डेटा को गैदर करना है। कुछ डेटा वैल्यू एडिशन मटेरियल आपको ऐड करके अपने नोट्स में डालना है, ठीक है। ऑल्दो कोचिंग के जो कंपाइलेशन है उनमें आपको मिल जाएगा, बट स्टिल इफ़ यू फील द नीड कि भाई मेरे पास इस पर डेटा नहीं है, तो आप गूगल करिए उस टॉपिक को, पर्टिकुलर टॉपिक को, और वहाँ पे जाके आप वहाँ से डेटा उठा लीजिए उसका, है ना। जो इंडियन सोसाइटी के जो आंसर्स होते हैं उनमें जो कंक्लूजन होता है उसको आप कैसे लिखोगे, इसमें बेस्ट होता है सोसाइटी से रिलेटेड जो भी कंक्लूजन्स हैं उसमें आप जो प्रियम्बल है उसको रेफ़र कर सकते हो, या फिर आप जो DPSP के प्रोविजंस हैं, है ना, उसमें आप रेफ़र कर सकते हो, क्योंकि DPSP वेलफेयर स्टेट इस्टेब्लिश करने की बात करता है। तो इसमें सारे जो आर्टिकल्स हैं वो इंडियन सोसाइटी के बारे में बात करते हैं, है ना। उसको आप कोट कर सकते हो कि भाई इस पर्टिकुलर चीज़ को इंश्योर करने के लिए, DPSP के इस पर्टिकुलर प्रोविज़न को इंश्योर करने के लिए हमको ये करने की ज़रूरत है। या फिर प्रियम्बल हमारा ये बोलता है कि भाई हमको जस्टिस इंश्योर करने की नीड है, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, है ना। हैंस वी शुड डू दिस, हैंस वी शुड डू दैट, है ना। तो इस टाइप से आप अपने कंक्लूजन्स को भी लिख सकते हो, ठीक है, समझ में आया। अब इसके बाद देखो आंसर राइटिंग का जो प्रैक्टिस है, अभी तो मैं आपको एक ब्लूप्रिंट बताऊंगा कि आंसर मेंस के जो आंसर्स हैं वो लिखने कैसे हैं, बट अगर वो आपको पसंद नहीं आता है तो आप क्या करो, आप जितने भी टॉपर्स हैं जो पिछले सालों में हैं उनकी आप कॉपीज़ को डाउनलोड करिए, देखिए कि वो आंसर्स कैसे लिखते हैं। किसी भी क्वेश्चन का पर्टिकुलर जीएस पेपर आप वाइज आप एनालाइज करो। GS1 के जितने भी उनके GS1 के अगर उनके आंसर शीट्स हैं उनको आप डाउनलोड करो, ईजिली मिल जाएंगे गूगल पे, है ना। डाउनलोड करो और देखो कि आंसर कैसे लिख रहा है, और उन्होंने जैसे आंसर लिखा है वो सारी चीज़ों को आप अपने आंसर्स में इनकॉर्पोरेट करिए, है ना। तभी आप टॉपर एक बन पाओगे, नहीं तो क्या है ऐसे ही रह जाओगे, ठीक है।
तो वो जो पर्टिकुलर आंसर्स हैं टॉपर्स के, उनको उनकी कॉपीज़ को आप डाउनलोड करो, देखो कि उन्होंने आंसर्स कैसे लिखे हैं, इंट्रोडक्शन वो कैसे स्टार्ट करते हैं, कंक्लूजन कैसे लिखते हैं, बीच में जो उनका प्रेजेंटेशन है वो कैसा है, पॉइंट वाइज फॉर्मेट में है या फिर कैसा उन्होंने लिखा हुआ है। तो वो सारी चीज़ें आप देखो और उसको आप अपने जीएस के जो आंसर्स हैं उसमें इनकलकेट करिए। ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद आपको PYQs तो मतलब बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। PYQs आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी जीएस पेपर। तो जीएस पेपर अगर आप जब प्रिपेयर करो तो आप उसके PYQs के जितने क्वेश्चंस हैं उन सब को प्रिपेयर करो। क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, एग्जैक्ट रिपीट होते हैं क्वेश्चंस। तो जब आपके क्वेश्चन रिपीट होते हैं और आपको दिखता है ना यार ये तो मेरा आंसर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, मैं फटाफट लिख लूँगा, तो जो एक कॉन्फिडेंस लेवल में बूस्टअप आता है वो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करता है पेपर को अच्छा करने में, है ना। तो आप मान लो पहला ही क्वेश्चन आपका रिपीटेड क्वेश्चन है लेट्स से, और आपने तुरंत फटाफट लिख दिया, आप समझ रहे हो आपका कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ पहुँच जाएगा जब आप पहला ही क्वेश्चन एकदम तुरंत लिख दोगे। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अभी आपको शायद ना लगे बट PYQs आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं हमेशा स्ट्रेस देता रहता हूँ, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे वो मेंस हो, PYQs आपका गोल्ड माइन है ना। PYQ से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, आपको ये पता चलता है कि कौन से टॉपिक्स पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है, कौन से टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगर आप आर्ट एंड कल्चर का बैठ के एंशिएंट मिडिवल हिस्ट्री पूरा पढ़ रहे हो ना बैठ के, तो आप स्मार्ट स्टडी नहीं कर रहे हो, आप गधा मजदूरी कर रहे हो। आप पहले PYQ को देखो कि भाई किन किन टॉपिक्स पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर जैनिज्म बुद्धिज्म पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो भाई उनको अच्छे से पढ़ो ना, उसको अच्छे से पढ़ो। अगर मगध एम्पायर पे क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है तो मत पढ़ो उसको, या फिर एकदम स्किम कर लो, है ना। तो जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उसको पढ़ो, ठीक है, उसको पढ़ो, तभी पूरा सिलेबस और अच्छे से पढ़ पाओगे। ठीक है, तो आपको रिवर्स इंजीनियरिंग करनी है। PYQs के हर एक आंसर आपके पास प्रिपेयर होने चाहिए पिछले 10 साल के, हर एक आंसर आपको रटा होना चाहिए, प्रिपेयर्ड होना चाहिए पहले से ही। उन टॉपिक्स के बारे में बैकग्राउंड थ्योरी पूरी प्रिपेयर्ड होनी चाहिए आपको। ठीक है, स्मार्टली स्टडी करो, है ना। ज़्यादा एफर्ट डालने से ऐसा नहीं होता कि आप 16 घंटे पढ़ रहे हो तो आपका UPSC में हो जाएगा, है ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, स्मार्टली पढ़ोगे तभी होगा। स्मार्टली पढ़ने का मतलब है ये जो 16 घंटे अगर आप दे रहे हो या आप 10 घंटे दे रहे हो तो उसको आप अच्छे से यूटिलाइज़ करो प्रोडक्टिव मैनर में। ऐसा नहीं कुछ भी पढ़ रहे हैं, पता नहीं है, बस कॉपी खोल के बैठे हैं, बुक खोल के बैठे हैं, ये सब नहीं करना है ना। जैसे अब आर्ट एंड कल्चर का फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आर्ट एंड कल्चर में कुछ बच्चे नितिन सिंघानिया की पूरी बुक पढ़ने बैठ जाते हैं, उसको रटने बैठ जाते हैं, तो ये सब दिस इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम, दिस इज़ नॉट स्मार्ट स्टडी। आपको पता है आपका ROI उतना है ही नहीं उसमें, तो आप ज़बरदस्ती उसको टाइम दे रहे हो, है ना। तो ये बेकार सी चीज़ है। आप क्या करो, अगर आपको नितिन सिंघानिया में कुछ पढ़ना है तो आप पहले उसका कंटेंट देखो कि भाई कंटेंट क्या क्या है। PYQ पे जाओ, आप देखो कि भाई क्या क्या पूछा जा चुका है पहले और क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या रिपीटेड टॉपिक्स हैं, उनको आप देखो कि यहाँ से कौन से टॉपिक हैं। ऑब्वियसली पूरी बुक तो होगी नहीं, है ना, कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स होंगे। आपको NCERT आप पढ़ रहे हो, NCERT आपने पढ़ ली, इसमें जो टॉपिक्स NCERT में नहीं है वो आपने स्किम किए और फिर देखा कि क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फिर पढ़ा उसको। तो ये सब चीज़ें करोगे, इस टाइप से पढ़ोगे तो ही कर पाओगे, है ना। इसके बाद आपको नोट्स बनाने हैं, तो मैंने आपको बता दिया कि भाई नोट्स बनाने, किन किन टॉपिक्स के नोट्स बनाने हैं ये भी मैंने आपको बता दिया, और उन नोट्स को बहुत बार मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है, तभी आप उसको रिप्रोड्यूस कर पाओगे मेंस में जाके। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब हम ब्लूप्रिंट की बात कर लेते हैं। तो ये ब्लूप्रिंट मेरे को बहुत अच्छा लगता है, ये जो अक्षत जैन है उनका ब्लूप्रिंट था जो जिनकी AIR 2 आई थी, है ना। तो बहुत ही सिम्प्लमेटिक लगता है, सिंपल तरीके से लगता है और बहुत ही अपीलिंग ब्लूप्रिंट है ये, इसीलिए मैं हमेशा इसको रेफ़र करता हूँ जब भी मैं कोई बताना होता है कि आप अपने आंसर्स कैसे लिख सकते हो सकता है आपका ब्लूप्रिंट डिफरेंट हो, बट ये मेरे को अच्छा लगता है इसीलिए मैं आपको बता सकता हूँ। आप ये फॉलो कर सकते हो या फिर आप अपना खुद का ब्लूप्रिंट बना सकते हो टॉपर की कॉपीज़ एनालाइज करके। तो जैसे मान लो कोई भी सैम्पल क्वेश्चन है ना, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखोगे 2 लाइन में, 2-3 लाइन में आप क्या लिखोगे, आप इंट्रोडक्शन लिखोगे। ये आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हो अगर नोट करना है ना, नहीं तो सिर्फ ऐसे देख सकते हो। तो आप सबसे पहले 2 लाइन 3 लाइन का इंट्रोडक्शन लिखोगे। उसके बाद जो भी क्वेश्चन में पूछा गया है ना, मान लो 3-4 पार्ट क्वेश्चन में पूछे गए हैं, तो उसका आप पहला पार्ट एड्रेस करोगे, आप सब हेडिंग डालोगे, सब हेडिंग 1 ये पहले पार्ट का आंसर है ना। तो मान लो 3 चीज़ें पूछी गई हैं, रीजनलिज्म ग्लोबलाइजेशन के बारे में पूछा गया है ना, लेट्स से फॉर एग्जांपल रीजनलिज्म या फिर कम्युनलिज्म के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है ना, रीजनलिज्म और कम्युनलिज्म के बारे में। तो आप पहले यहाँ पे डाल दोगे हेडिंग रीजनलिज्म, या फिर कोई इंटरैक्टिव सी हेडिंग डाल दोगे, है ना, वाई रीजनलिज्म, इस टाइप से। उस सब हेडिंग को आप पॉइंट्स में डिवाइड करोगे, आप पहला पॉइंट एड्रेस करोगे, आप दूसरा पॉइंट एड्रेस करोगे, फिर अगर दूसरे पॉइंट के अंदर आपको और पॉइंट्स लिखने हैं तो आप इस टाइप से उसमें सब पॉइंट्स लिखोगे। जैसे सेकंड पॉइंट है उसके अंदर 2.1 2.2, तो आप देख रहे होगे कि मेरी जो प्रेजेंटेशन है वो भी इसी फॉर्मेट में रहती है ना। जो हम प्रेजेंटेशन दे रहे हैं आपको वो भी इसी फॉर्मेट में रहती है। मैं पहले हेडिंग लिखता हूँ, फिर उसके अंदर एक पॉइंट लिखता हूँ, फिर उस पॉइंट के अंदर कुछ पॉइंट होता है बताने के लिए, तो फिर मैं उस टाइप से लिखता हूँ। तो ये एक स्ट्रक्चर्ड प्रेजेंटेशन है जो एग्जामिनर को बेसिकली अट्रैक्ट करता है आपका आंसर
पढ़ने में, है ना। एक तो पॉइंट वाइज है तो उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपका आंसर पूरा पढ़ने में, है ना। और एक ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन आता है। फिर आप दूसरी सब हेडिंग लिखते हो। अब दूसरी सब हेडिंग में आप एड्रेस कर रहे हो, फिर आप अपना फ्लो चार्ट बनाते हो, है ना। ये आपने ऐसे फ्लो चार्ट बना दिया या कोई डायग्राम हो गया वो बना दिया, इस टाइप से आपने स्ट्रक्चर दिखा दिया किसी चीज़ प्रोसेस का। तो ये सब चीज़ें इस टाइप से अगर आप करोगे, यहाँ पे मेन बॉडी, ये पूरी मेन बॉडी चल रही है यहाँ से लेकर यहाँ तक, है ना। दिस इज मेन बॉडी ऑफ द पेपर। तो ये मेन बॉडी चल रही है ना। तो ये मेन बॉडी जब आप लिखोगे इस टाइप से तो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। उसके बाद आप वे फॉरवर्ड लिखोगे नीचे, है ना, हेडिंग डाल के 2-3 लाइन का कंक्लूजन और वे फॉरवर्ड लिखोगे और आपका आंसर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो ये ब्लूप्रिंट आप कॉपी कर सकते हो एज इट इज़ या फिर अपना ब्लूप्रिंट बना सकते हो। मेरा काम था एक ब्लूप्रिंट बनाना जो कि मेरे को बहुत अच्छा लगता है और ये बहुत हेल्प भी करता है। टॉपर्स को हेल्प किया तो ऑब्वियसली आपको भी हेल्प करेगा। और ये आपको रेगुलर प्रैक्टिस में अपने जो भी आंसर्स लिख रहे हो आपको रेगुलर प्रैक्टिस में ये जो ब्लूप्रिंट है उसको फॉलो करना है ना। तभी आपके आंसर्स एनरिचिंग बनेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब नोट मेकिंग का इंपॉर्टेंस मैंने आपको बता दिया। आपको नोट्स बनाने हैं ज्योग्राफी, सोसाइटी, आर्ट एंड कल्चर और PYQs के। ठीक है, हिस्ट्री के नोट्स मत बनाना क्योंकि हिस्ट्री के नोट्स बनाने बैठोगे तो पूरी बुक का बुक छाप दोगे आप, है ना। तो वो मत करना। आप रिवाइज़ करो जैसे आप स्पेक्ट्रम नोट्स के फॉर्म में ही है ना। तो स्पेक्ट्रम में एज इट इज़ आप रिवाइज़ करिए, है ना, वो नोट्स के फॉर्म में ही है ना। और जो बाकी सब के नोट्स हैं उसको आपको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज़ करना पड़ेगा। समझ में आ गया। तो ये था पूरा GS1 को कैसे टैकल करना है, आंसर राइटिंग कैसे लिखनी है ना। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू द लेक्चर वेरी पेशेंटली। फॉर मोर सच lectures you can log on to www.thelaymanway.com and also you can, if you love what we are doing, you can leave us a review. The link is in the description. Thank you so much. Also you can explore our YouTube where we have a lot of static topics where you can learn from. इकोनॉमिक्स का प्लेलिस्ट पड़ा है, बजट का पड़ा है, करंट अफेयर्स का पड़ा है, तो सब आप जाके हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। इसी के अगले वीडियो में हम मिलेंगे जहाँ पे हम GS पेपर 2 का डिकोड करेंगे कि GS पेपर 2 का सिमिलर जैसे हमने GS1 का किया वैसे GS2 का भी करेंगे, है ना। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय एंड टेक केयर।